हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आधुनिक भारत के इतिहास की डेली क्विज सीरीज की शुरुआत की है। अपने इस डेली क्विज सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उन सभी 3 पार्ट्स को न केवल देखा होगा बल्कि उसमें बताए गए क्विज के प्रोसेस को आपने सीखा होगा और ये भी जाना होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको किस तरीके से क्विज को अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है। तो बिना देरी के हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं ताकि आप में से किसी भी बच्चे का किसी भी प्रकार का समय व्यर्थ ना हो। तो आज की सीरीज के अंतर्गत जो हमारा पहला क्विज है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लाइन है कि पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुबर्ग था। दूसरी लाइन, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हारमूज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। तीसरी लाइन है, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। क्लियर हो गई बातें? इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली। देखो, ये जो तीनों की तीनों लाइनें हैं ना, अगर आपने पीछे के तीनों पार्ट्स कवर कर रखे हैं तो आप इसका उत्तर अपने मन से स्वतः ही दे सकते हैं। ठीक है? और अगर आपने पीछे की क्लास नहीं कर रखी तो आप आज के इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, देखो मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आप जो भी पार्ट कवर करते हैं, चाहे पार्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसमें जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं उनको आपको सीखना है और आगे आने वाले पार्ट्स में उनका उपयोग करना है। और ये बात आप अपने दिल और दिमाग में फिट कर लें, हमारा हर एक पिछला पार्ट अपने अगले पार्ट से लिंक होता है, होता रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने पार्ट 1 में कुछ और पढ़ा, पार्ट 2 में कुछ और पढ़ा, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये पार्ट 1 और 2 और 3 तीनों से लिंक है। ठीक है? तो अब आपने पढ़ा ही होगा कि गोवा पर अधिकार किसने किया था और कब किया था। तो आपको पता है कि 1510 में किया था अल्बुबर्ग ने। और मैंने 1510 कहाँ से याद कराया था कि 1498 में ये लोग आए थे और 12 वर्ष के बाद ही जीतना शुरू कर दिया। तो ये लाइन तो आपकी क्या हो गई? सही हो गई। तो ये लाइन आपकी सही हो गई, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया? ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अब आपने जो ही ऑप्शन ए देखा तो आपको पता हो कि यहाँ पर तो एक है नहीं और यहाँ पर भी एक नहीं है। ठीक है? यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में मेरी बात पुरानी वाली क्लिक कर गई होगी। क्या? कि सर हमें दूसरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम दूसरा सर पढ़ेंगे ही नहीं। भले हम चाहे जितने कन्फ्यूज हों कि पुर्तगाली थे कि अंग्रेज़ थे, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। हमने पूछा बाबू क्यों नहीं पढ़ोगे? आप कहोगे सर पहले में भी 1 और 2 है और इसमें भी 1 2 है, तो जब दोनों में 2 2 है तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने कहा वाह भाई, क्या दिमाग है आपके अंदर। ठीक है? आप कहोगे सर अब हम तीसरे को बस देखेंगे, तो हमने कहा चलो तीसरे को ही देख लो। आपने तीसरे को देखा, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। आप में से जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, श्री आईएएस एकेडमी की जीएस की क्लास आपने कवर कर रखी है, तो आपको हमने बताया था, क्या बताया था कि मुगल जो थे वो पूरे भारत में नहीं थे, वो दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरे भारत में थे। और दक्षिण के क्षेत्रों को छोड़ दिया इसीलिए आपको पता हो कि पुर्तगाली वास्तव में कहाँ थे? दक्षिण में, कालीकट के क्षेत्र में, गोवा के क्षेत्र में। तो जब मुगल वहाँ है ही नहीं तो लड़ाई किससे की जाएगी? संघर्ष किससे किया जाएगा? मतलब जब दक्षिण भारत में मुगलों की अपसेंटी है तो पुर्तगालियों से और मुगलों की लड़ाई होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक? तो ये तीसरी लाइन तो गलत हो गई। क्लियर हो गई बात? तो ये तीसरी कट हो गई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा मास्टर आप सच में पागल हो। तो हम कहेंगे अच्छा बाबू क्यों पागल हैं? आप कहोगे मास्टर आप पागल इसलिए हो क्योंकि आपको इतनी अकल नहीं थी कि जब ये तीसरा क्वेश्चन ही हम पहले पढ़ लेते
और हम जानते थे कि संघर्ष नहीं होता है, और तीसरे से ही अगर हम जान गए कि तीसरा गलत है तो हम यू कट्टू करते, यू कट्टू करते, यू कट्टू करते, आंसर में पहुंच जाते, है ना। तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये पागल मास्टर पागल भले हो, लेकिन इसने भविष्य में आपको यूपीएससी पागल ना बना पाए, इसलिए अभी खुद को पागल बना ले रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ से प्रोसेस शुरू किया। क्यों शुरू किया? सपोज करो ये ऑप्शन अब यूपीएससी नहीं देगी और ऑप्शन वो दे दे केवल एक युग्म सही, केवल 2 युग्म सही, केवल 3 युग्म सही, और इनमें से कोई नहीं। तब बताओ बाबू कैसे करते? तब मान लो ये वाला आप जान जाते तो यही तो बस कट होता, ये वाला बच जाता, ये वाला बच जाता। तब आपको इसकी नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है 16वीं सदी के आरंभ, मतलब 1601 से लेके 1650। आरंभ का मतलब 1610 तक, 1601 से लेके। और आप ये भी जानते हो कि 1622 में यहाँ पर किसने कब्जा कर लिया था? अंग्रेजों ने। पीछे की क्लास में आप पढ़े हो ना कि अंग्रेजों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो उससे पहले किसके पास था? पुर्तगालियों के पास था। तब आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। मतलब जो युग्म वाले प्रश्न होते हैं उसमें फैक्ट याद करना, कॉन्सेप्ट याद करना, स्टोरी याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए यूपीएससी ने इन विकल्पों को बदल दिया। हालांकि 2024 के प्रश्न पत्र में उसने इन्हीं विकल्पों को दिया है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 का जब प्रश्न पत्र आप उठाएंगे तो उसमें यूपीएससी फिर से अपने आप को रिकॉल करेगी, फिर से वही ऑप्शन डालेगी युग्म वाले। तो हमें उसकी भी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैंने यहाँ से चीज़ें बतानी शुरू की थी। बाकी आपको ये पता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में जान गए। एक पर्सन का नाम और बताया था, अल्मीडा को, जो पहला वायसराय था और ये वास्तविक वायसराय था। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी की थी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें उम्मीद है आपको इस प्रश्न के अंतर्गत क्लियर हो गई होंगी। अब किसी प्रकार का आपके अंदर डाउट नहीं रहा होगा। इन चीज़ों को आप यहाँ पे बेसिक से पढ़ लीजिए, ठीक। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हर मुझे एक बार और दिखा दो, तो भैया लो एक बार और देख लो, है ना। ये आपका क्या कहते हैं, प्यारा भारत है। प्यारे भारत से आप यहाँ पे वेस्ट की ओर गए, ठीक है। ये पर्सियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है, और इसके बीच है स्टेट ऑफ हार्मोज। ये बंदर अब्बास पोर्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे है स्टेट ऑफ हार्मोज। आजकल जो करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा चर्चा में कौन सा है? आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में है ये रेड सी वाला क्षेत्र, गल्फ ऑफ एडन का क्षेत्र। यहाँ पे हौथी रिबल ना ऐसी तैसी किए हुए हैं जहाज़ों की। और हैरानी की बात है, हौथी जो रिबल हैं उपद्रवी, उनको सूचना कौन देता है कि ये ब्रिटेन का जहाज़ जा रहा है, तुम यहाँ पे कब्जा कर लो, इनको लूट लो? रसिया। अभी कल ही न्यूज आई है कि रसिया अपनी डाटा सारे शेयर कर रहा है सेटेलाइट से हौथी रिबल्स को, बाबू जाओ यहाँ पे लूटपाट मचाओ जाके, और इंडिया वाले छोड़ देना। वो ये भी कहता है इंडिया वाले छोड़ देना, तो कहते हैं ठीक है भैया हम इंडिया वाले छोड़ देंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता हो। खैर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। अगला देखो क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो धिक्कार है कि आपने हमसे जीएस की क्लास क्या खाक पड़ी, है ना। जीएस की क्लास में बड़े प्रेम से मैंने बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा अंग्रेजों ने बम्बई को फ्रांसीसियों से प्राप्त किया। आपको ही पता है कि अंग्रेजों को बम्बई कहाँ से मिला था। आपको पता होगा ये दुनिया का बड़ा वाला दहेज था। एक दहेज तो आपने पढ़ा है एंशियंट में, चंद्रगुप्त मौर्य वाला, है ना। अराकेसिया, जेड्रेसिया, है ना, ये सब मिले थे उसको। हाथी भी मिला, पत्नी भी मिली, ठीक है, दूत भी मिला है। यहाँ पे ये अलग प्रकार का दहेज था, दहेज प्रथा, ठीक है। कैथरीन नाम की देवी जी थी, उनको प्यार हो जाता है, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज के रूप में दे दिया, और ये दहेज के रूप में जब मिला, किसको मिला था? ब्रिटिश सरकार को मिला था। ब्रिटिश सरकार ने किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उससे रेंट लेने लगी, ठीक है। तो अंग्रेजों को जो बम्बई मिला था फ्रांसीसियों से ना मिलके किससे मिला था? पुर्तगालियों से, विवाह के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये लाइन गलत हो गई, तो ये गलत हो गई, तो ये पहला कट, ठीक है, और ये वाला भी कट। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? सही है पूछा है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? सही है बताना है, ठीक। अब कह रहा है अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में, कोचीन है चीन नहीं, कोचीन में स्थापित की। आपको पता है कोचीन नहीं, हमारा पागल मास्टर बता चुका है, मछलीपट्टनम में स्थापित की थी या मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। तो दूसरा यहाँ पे क्या होगा? गलत,
तो हमारा क्या हो जाएगा सही? कोई भी नहीं भैया, ना तो 1 ना तो 2, मतलब हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जीएस की क्लास किए बैठे होगे, है ना। चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी, देवी जी का नाम था कैथरीन। मैं नाम नहीं भूलता हूँ, जो प्यार करते हैं ना उनका नाम मैं कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि भाई वो हमारी धरती के एक तरीके के मतलब हुनरमंद लोग हैं ना। इसीलिए किसी को याद हो या ना याद हो, मैं 14 फरवरी को हर व्यक्ति को याद कराता हूँ कि आप लोग भूलना नहीं, क्योंकि बहुत कम मोहब्बतें हैं लोगों की जो मुकम्मल होती हैं। ठीक है, खैर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। प्रश्न 3 के अंतर्गत क्या कह रहा है? कह रहा है 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण था। आप में से जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है वहाँ इसका एज इट इज कारण दिया हुआ है, और वही कारण यहाँ पे ऑप्शन में भी है। ठीक है, तो बताओ क्या हो सकता है? आपने बता दिया होगा आंसर, चलो हम पढ़ते हैं फिर भी। ए कह रहा है अंग्रेजों का बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष, हो भी सकता है क्योंकि प्लासी हम देखते हैं। बी, अंग्रेज अधिकारियों का मुगल राज दरबारों के षड्यंत्रों में शामिल होना, ये भी हो सकता है। ठीक है। सी, अंग्रेजों द्वारा हुगली को तहस नहस कर मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देना, ये भी हो सकता है। डी, अंग्रेजों का मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ये भी हो सकता है। देखो मैंने शब्द क्यों यूज किया है, हो सकता है, शब्द मेरे ध्यान रखो, मैंने क्या कहा? हो सकता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमसे प्रश्न क्या पूछा है, उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ने का प्रमुख कारण। ठीक है, मैंने हो सकता क्यों बोला, आपके मन में आया होगा कि मास्टर ऐसा क्यों आप बोल रहे हो। ये क्वेश्चन यूपीएससी में हैं, जब आप बैक ईयर की सीरीज हमारे साथ करेंगे ना तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, लेकिन आपको हर बार भाषा शैली चेंज करके पूछ देता है और आपको मूर्ख बना देता है। ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान रखना, जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले, ठीक है, और प्रश्न में ये लिखा हो कि प्रमुख कारण, ठीक है, या सर्वाधिक कारण या सर्वाधिक तर्क संगत, ठीक है, तो उसका एक ही मतलब होता है क्या, कि वो चारों के चारों विकल्प तो सही हैं। फिर से कह रहा हूँ, वो चारों के चारों विकल्प तो सही हैं, लेकिन उन चारों में भी जो सबसे ज़्यादा सही है वो बताना है। जैसे ये जो 4 ऑप्शन है चारों सही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे लाइन दे दिया प्रमुख कारण बताइए, मतलब कोई एक अगर आपको चुनना हो तो वो बताइए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना कि दुनिया में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, या तो हमें बुरा चुनना होता है या उससे कम बुरा चुनना होता है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आप बताइए मुझे, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी कारणवश आईएएस नहीं बने, ठीक है, तो उससे नीचे की पोस्ट का सोचोगे, है ना। आप ये थोड़ा ना सोचोगे और आईएएस आप बन भी गए तो ये नहीं कि ये बहुत अच्छी जॉब है, उसमें जाने के बाद रोगे, कहोगे मास्टर तुम्हारे जलवे हैं, जब मर्जी आए तब क्लास ले रहे हो, जब मर्जी ना आए तो छुट्टी कर रहे हो। यहाँ तो रोज़ ड्यूटी जाओ, रोज़ सीएम की बातें सुनो, पीएम की बातें सुनो, उनकी मीटिंग, ये नेता वो नेता, इसी में पागल हो जाओगे, है ना। वो जो लबासना में आपकी ट्रेनिंग होती है ना, वो बस दिखावा है। असली ट्रेनिंग जब ज़मीन पे जाते हो तब पता चलती है। आप मुझे बताओ आजकल किस डीएम की या किस कलेक्टर की रील वायरल हो रही है, और वैसी रील जैसे लबासना में पोज देते हुए खिंचाते हैं। अब जितनों की मिलेंगी ना, धूल फाँकते हुए वालों की मिलेंगी, कि कहीं धूल फाँक रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है ना, कहीं हाथ जोड़ रहा है, कहीं विनती कर रहा है। वो भौकाल वौकाल कुछ नहीं होता है, वो बस लबासना तक होता है। वहाँ असली चीज़ पता चलती है ना, रिस्ट्रिक्शंस पता चलते हैं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर भी वही बताना है कि प्रमुख कारण क्या था। तो आप मुझे बताओ, बंगाल के नवाबों के साथ संघर्ष ये कहाँ आप देखते हो? प्लासी में देखते हो, तब देखने को मिलता है। अंग्रेज अधिकारियों का मुगल राज दरबारों के षड्यंत्रों में शामिल होना ये कब देखते हो? बक्सर के बाद देखते हो। ठीक है, हुगली को तहस नहस कर देना ये आपने जरूर सुना होगा, और मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी सुनी होगी। और इसी में वो सज्जन आते हैं औरंगजेब, और उन्हीं को इसने बेस बना के दिया है। औरंगजेब ने जब इन सबको देखा कि यार ये तो हमारी हुगली को, यानी कि क्या कर रहे थे वो कर रहे थे जो मुगल प्रभुता थी उसकी अखंडता को बाधित कर रहे थे अपनी मनमर्जी से।
मतलब यहाँ पे जैसे समझो, ऐसे में छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हुगली का विवाद क्या था। जैसे सपोज करो, मान लो आपका घर है, ठीक है, आपका घर है, आप किसी शहर में रहते हो, ठीक है। आपने हमसे कहा कि सर हमारे घर में आ जाओ, एक फ्लोर खाली है, हम आपको जगह दे दे रहे हैं, आप रेंट पे रह लो। हमने कहा ठीक है। अब हमने आपका घर ले लिया और रेंट पे रहने लगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने आपका घर ले लिया, रेंट पे रहने लगे। आपका आपके पड़ोसी के साथ में कोई बातचीत ऐसी हो रही है, नॉर्मल सी बातचीत, ठीक है, और मुझे लगा कि यार ये पड़ोसी मेरे लिए खतरा पैदा करेगा, तो मैं आपको डांटने लगा कि ऐसा मत करो, वो मत करो, इससे मत मिला करो, ये मत किया करो, वो मत किया करो, ठीक। और आपसे मैंने कहा आप सही से मेरी बात मान रही हो कि नहीं मान रहे हो, और नहीं मान रहे हो तो ये हम पूरा घर ना तोड़ देंगे और पूरे घर की 4 दीवारी हम बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। आपको रहना हो तो रहो, ना रहना हो तो ना रहो। आप मुझे एक बात बताओ, मकान किसका था? आपका। धौंस कौन दिखा रहा है? मैं। तो आप मुझे बताओ, आप सहन करोगी? नहीं करोगे। तो आप मुझसे क्या कहोगे? यार यहाँ से निकल जाओ, अब आप हो गया, बहुत बहुत गुरु शिष्य परंपरा हो गई, ठीक। वही चीज़ इनके साथ हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को अधिकार किसने दिया था? जहांगीर ने। और क्या कहा था कि मुगल के जितने क्षेत्र है वहाँ पे आप अपना कोठी स्थापित कर सकते हो और विदाउट किसी परमिशन के आप रह सकते हो, एक न्यूनतम आप पैसा साल भर का दे दिया करना। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि आप वहाँ पे अपनी मनमर्जी से जो मर्जी है सो कर लो। और यहाँ पर यही हुआ, यहाँ फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे। तो अंग्रेज क्या करते थे? डचों को हरा रहे थे, उनसे लड़ाई कर रहे थे। तो औरंगजेब बोला भैया हम जिंदा हैं, हम देखेंगे ना कि डच आपके साथ गलत कर रहे, कि फ्रांसीसी गलत कर रहे, हम उनको भगाएंगे। आप कौन होते हो? अंग्रेज बोले हम अंग्रेज हैं। तुम कौन औरंगजेब हो? औरंगजेब ने कहा ठीक बेटा, तुमको भी बताते हैं। और ऐसी मार मारी इनको कि ये जाके हुगली के पास में एक फुल्टा द्वीप पड़ता है बंगाल की खाड़ी में, फुल्टा द्वीप ही शायद उसको बोलते हैं, कुछ और नाम होगा, मुझे नाम फिर कंफर्म नहीं हूँ, वैसे फुल्टा ही बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पर बेचारे कुछ पल के लिए अस्थायी रूप से रह गए थे, मतलब पूरे भारत से भगा दिया था अंग्रेजों को, मतलब जितना मुगल क्षेत्र था। अच्छा एक लाइन और बतानी है, पीछे की क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि टॉमस रो ने अधिकार प्राप्त किया था, ठीक है, तो ध्यान रखना अगर लाइन में ये कभी आ जाए कि टॉमस रो ने जहांगीर से पूरे भारतवर्ष में आबाद रूप से फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त किया था, तो ये गलत है, ये लाइन गलत है। पूरे भारत में फैक्ट्री खोलने का अधिकार उसको नहीं मिला था, बल्कि मुगल के जो क्षेत्र थे, है ना, मतलब जहाँ जहाँ पर मुगल कब्जा किए हुए थे, मुगल की जहाँ तक सीमा थी, उन क्षेत्रों में व्यापार करने का उसको अधिकार मिला था। बाकी के वहाँ से वो अधिकार लेते थे छोटे छोटे राजाओं से, चाहे वो मैसूर हो, चाहे कर्नाटक का नवाब हो, चाहे हैदराबाद हो, है ना, आपने देखा भी होगा ये चीज़। तो ये लाइन ध्यान रखना, कहीं किताब में नहीं मिलती है। ये मुझे जब मैं देख रहा था तब मुझे अचानक से याद आई कि ऐसा भी तो प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये बातें पता हूँ, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन प्रमुख कारण नहीं है मराठा वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे क्या हुआ? सही हो गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कवर हो गया, आप यहाँ पे चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? एक बात बताएं, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब केवल ये नहीं है, ध्यान से सुनना, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब केवल ये नहीं है कि ये अंग्रेजों की कंपनी थी। हर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो यूरोप से आई थी भारत में व्यापार करने। क्यों? क्योंकि यूरोप कहाँ पड़ता है? वेस्टर्न में, और इनको अगर जाना है कहाँ? ईस्ट में। तो इसके लिए जो इन्होंने कंपनी बनाई उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया। और इंडिया का मतलब ये नहीं था कि केवल भारत, इंडिया का मतलब था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का जो भी क्षेत्र, ठीक है, आसियान का। तो ये इसमें कभी कंफ्यूज ना होना। इनके ओरिजिनल नाम तो आप पढ़े ही हो, है ना, किसी का नाम बेरिंगदे था, है ना, किसी का नाम कुछ था, ओरिएंटल था, तो वो ओरिजिनल नाम था। छोटे के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। तो खैर क्वेश्चन आपसे पूछा असत्य, सत्य नहीं पूछा है, आपको बताना है गलत क्या है। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार अंग्रेजों के बाद शुरू किया। अब देखो ये छोटी सी लाइन तो मैंने आपको सिखाई थी, PDEDF, ठीक है, छोटा सा फैक्ट है कि पहले कौन है बाद में कौन है, लेकिन देखो उसने क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी देर आप सोचोगे कि यार अंग्रेजों के बाद आए थे कि पहले आए थे,
तो इसके लिए आपको ये लाइन पता हो कि पहले इंग्लिश आए थे, बाद में फ्रांसीसी आए थे सबसे लास्ट में, ये भी पता हो सबसे लास्ट में आए थे, तो ये लाइन क्या हो गई सही, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है। दूसरी लाइन कह रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह फ्रांस की सरकार से स्वतंत्र थी। ना भैया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह सरकार से स्वतंत्र नहीं थी, और पूरी तरह कोई भी नहीं थी। फिर से कह रहा हूँ, पूरी तरह अंग्रेज भी नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उन पर ब्रिटिशर्स लगाम लगाए रखते थे, और लगाम का ही परिणाम था वो अधिनियम 1792 का, 1813 का, 33 का, 53 का, है ना। तो पूरी तरह नहीं थे वो भी, और ये भी स्वतंत्र वो थे, लेकिन ये स्वतंत्र भी नहीं थे, ये सरकार से पूरी तरह बंधे हुए थे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कोलबर्ट जो था उसका वित्त मंत्री किसका, लुई 14वें का, उसी ने तो बनाई थी, और यही इनकी असफलता का एक कारण भी था। डुप्ले बेचारा इसी चीज़ से परेशान हो गया, बार बार सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये लाइन क्या है, गलत है, ये स्वतंत्र नहीं है, ठीक है, ये स्वतंत्र नहीं थी, मतलब ये बंधी हुई थी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लाइन आपकी गलत, और यही आपसे पूछा, तो यही आंसर में आपका सही हो गया। बाकी आप यहाँ पे देख लो कि फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय फ्रांसीसियों की दक्षिण भारत में शक्ति चरम सीमा पर थी। ये आप पढ़ते हो कर्नाटक युद्ध के बारे में, जब मैं आपको बताता हूँ, और ये सच बात है कि अगर डुप्ले को वापस ना बुलाते, ठीक है, फिर से देखो, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, डुप्ले को यदि वापस ना बुलाया जाता, ठीक, या डुप्ले के बाद योग जो जनरल थे वो आए हुए होते, और फ्रांस की सरकार की रुचि भी भारत में होती, तो अंग्रेजों की जगह हो सकता था फ्रांसीसी भारत को गुलाम बनाते, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आप फ्रांसीसी अच्छे थे, अभी हमको लगता है क्योंकि वो बेचारे रुके नहीं थे, लेकिन सबका उद्देश्य तो साम्राज्यवादिता ही था ना। साम्राज्यवाद की शुरुआत तो इसीलिए डुप्ले ने की थी भारत में, उसको चरम परिणति दी क्लाइव ने, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर गांधी ने भी बात कही थी। गांधी इस हिस्ट्री से परिचित थे। जब सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि भाई जापान और जर्मनी हमारा साथ दे देंगे, तो गांधी का यही तो कहना था कि अरे मेरे भाई, चाहे जापान हो या जर्मनी हो, वो भी तो साम्राज्यवाद चाहते हैं, और अगर कल ब्रिटिशर्स चले गए तो वो आ जाएंगे, वो शासन करेंगे, अब उनको नए ढंग से फिर ट्रीट करें, इससे अच्छा यही हमारे ऊपर शासन कर रहे, यही ठीक है। यहाँ पर गांधी की स्ट्रेटजी थी कि जैसे मान लो मेरे को लोग जब परेशान करते हैं, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ यार अभी जाऊँ वही ठीक है, अभी वाला कम परेशान कर रहा है वो ज़्यादा ठीक है, कहीं नई जगह जाऊँगा वो और ज़्यादा परेशान करेगा, समझ गए। तो ये चीज़ गांधी को ही पता थी। यही चीज़ जब स्टडी की जाती है डुप्ले को लेकर, फ्रांस को लेकर, और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स को लेकर, तो दोनों में चीज़ें कॉमन थी। तो आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो आप बताना कि सर ये जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थीं, इन सब का उद्देश्य साम्राज्यवादिता था, ठीक है। अब उसमें जो जीत गया उसने साम्राज्य पे कब्जा कर लिया, और ऐसा न होता तो फ्रांसीसी जो नॉर्थ अमेरिका है, कनाडा, वहाँ पे कब्जा करके ना बैठे होते, यूरोप के कई क्षेत्रों में कब्जा करके ना बैठे होते, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे लोग क्या कहते हैं पूरा युद्ध ही ना खड़ा कर देते। ये भी तो सोचो, ठीक है। खैर डी पे आते हैं। वॉन्डीवॉर्स युद्ध के बाद, आपको मैंने पूछा भी था पहले पार्ट में, कब हुआ था, 1760 में, ठीक है। कई किताबों में 61 भी मिलता है, लेकिन आप 1760 मानना, जनवरी में हुआ था, शायद 22 जनवरी को। वॉन्डीवॉर्स युद्ध के बाद हुई पेरिस संधि के बाद फ्रांसीसी भारत में केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे, तथा ना तो अपने कारखानों की किलेबंदी कर सकते थे, ना ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। मतलब वॉन्डीवॉर्स की लड़ाई ने क्या किया, अंग्रेजों को मजबूती प्रदान की, और फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व था वो केवल पांडिचेरी तक ही सीमित कर दिया गया, और बाद में आपको पता है आज़ादी के बाद भी पांडिचेरी इनसे ले लिया गया, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता है, तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये चीज़ें बेसिक तरह से पढ़ सकते हैं। मतलब फ्रांस की सरकार पर निर्भर थी, जैसा वो कहते थे वैसा वो भी करते थे, ठीक है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न, ठीक है। लास्ट प्रश्न क्या है, सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा 1717 में मुगल सम्राट द्वारा, अब 1717 में मुगल सम्राट कौन था, याद करो, फर्रुखसियर, ठीक है। ये फर्रुखसियर था। इसको किसने बनाया था, अली बंधुओं ने, ठीक है। उनको किंग मेकर बोला जाता है। पढ़ाएंगे आपको मेडवल इंडिया, जब आप पढ़ेंगे तो मेडवल इंडिया क्या, हाँ मेडवल इंडिया में पढ़ाऊँगा, वैसे मॉडर्न में बताया है थोड़ा बहुत।
तो मुगल सम्राट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही फरमान कौन से अधिकार प्राप्त हुए? शाही फरमान का मतलब होता है मैग्ना कार्टा, और शाही फरमान का मतलब ये भी होता है, जैसे एक होता है कि आपने हमको कुछ राइट दे दिए, हम आपके घर आए, आपने राइट क्या दे दिया, सर आप एसी चला सकते हो। हमने कहा अरे वाह मज़ा आ गया। आपने कहा सर आप हमारे घर में खाना भी बना सकते हो। हमने कहा अरे वाह मज़ा आ गया। सर पोछा भी आप लगा सकते हो, लगा दिया। ठीक, ये तो हो गए नॉर्मल फरमान। ठीक, अब आपने हमसे कहा सर आप हमारा जो लिविंग रूम है ना वो यूज कर सकते हो, हमारे गद्दे, हमारी पिलो है ना, हमारा सोफ़ा सब यूज कर सकते हो आराम से। सर हमारी कार आप यूज कर सकते हो, या आपकी कोई फेवरेट किताब है, फेवरेट नोट्स है, टेबल है, चेयर है, सर इसमें आप बैठ सकते हो। वो हुआ शाही फरमान कि सर आपको अब सब कुछ मंजूर है, सारी चीज़ें आप हमारे घर की इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, शुरू में तो आप लोगों को मज़ा आया होगा कि अरे यार मास्टर कितना अच्छा है, पोछा भी लगा देगा। तो वो नॉर्मल फरमान था। ठीक, तो ऐसा ही कुछ फरमान मुगल सम्राट ने दिया। मतलब जहांगीर ने जो दिया था वो था तो फरमान, लेकिन वो शाही नहीं था। उसमें अधिकार तो थे लेकिन उतने नहीं थे जितने इन्होंने दिए। और इन्होंने क्यों दिए? क्योंकि औरंगजेब जा चुका था, मुगल सत्ता कमज़ोर हो रही थी और अंग्रेज अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहे थे, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। तो वही चीज़ें क्या फरमान है, ये कह रहे हैं कि कंपनी को बिना कर चुकाए, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। ठीक है, कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान के आयात निर्यात की छूट प्राप्त हो गई। तो आपको ही पता है कि टैक्स चुकाना नहीं पड़ता था और आयात निर्यात आराम से कर सकते थे। तो एक बात ये सही हो गई, एक सही हुआ तो ये युग्म सही हुआ, ये अपने आप कट गया। ठीक, दूसरा कह रहा है कि भारतीय व्यापारियों एवं कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए कर की दर एक समान थी। ये भी आप पढ़ते हो और बाद में चल के 10 तक का विवाद भी इन्हीं चीज़ को लेकर होता है ना। निजी व्यापार के लिए ध्यान रखना, पर्सनल अगर व्यापार करते हो, कंपनी के, देखो कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे, दो तरह का व्यापार करते थे, एक कंपनी के लिए करते थे, एक पर्सनल करते थे। जैसे आजकल के सरकारी स्कूल के टीचर या सरकारी डॉक्टर, वो खुद का प्राइवेट क्लिनिक भी चलाते हैं, सरकार का भी चलाते हैं, खुद का भी स्कूल पढ़ाने जाते हैं, खुद की कोचिंग भी खोल के बैठते हैं, दो जगह से पैसा लेते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये दोनों चीज़ें बुरी हैं अच्छी हैं, है ना, वो दोनों चीज़ें अपने हिसाब से सही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई सरकारी अस्पताल में लोग जा नहीं पाते हैं, प्राइवेट में कहीं दिखा भी लेते हैं। तो किसी को एक नज़र से मत देखना कभी लाइफ में कि यार ये गलत करते हैं, है ना, अच्छा भी है गलत भी है, मॉडरेट कह सकते हो आप। क्लियर, तो ये बात भी क्या है, सही है। तो पहला और दूसरा सही हो गया, तो ये बात सही हो गई, तो ये हमने यहाँ पे कट कर दिया ये भी। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पे कलकत्ता से होने वाले व्यापार पर कर वसूल करने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। ये ध्यान रखना, अभी कंपनी टैक्स नहीं वसूलती थी। कंपनी को कब अधिकार प्राप्त हुआ था? कंपनी को प्राप्त हुआ था 1757 के बाद, या कह सकते हो 1764 से, बक्सर की लड़ाई से। ठीक है, तब उनको टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ था, जिसमें आप दीवान सिताब राय, है ना, मोहनलाल, इन सबको आप पढ़ते हो। ठीक, तो ये लाइन यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई। तो ये लाइन जब यहाँ पे गलत हो गई तो आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हो, और जब कट कर दोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, केवल यहाँ पे बी बचेगा। ठीक, तो ऐसे आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी। 10 तक के बारे में आप पढ़े हो, और आगे जब अभी कोई जाएंगे ना, जब हम प्लासी के और बक्सर के पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से इन चीज़ों को डिटेल में हम आपको कवर कराएंगे, है ना। सिताब राय, मनी चंद, अमी चंद, है ना, इन सबको आप पढ़ोगे आगे चल के। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई, ये सारे क्विज आपको पसंद आए। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपनी क्लास नंबर 5 के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।